सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमार विजय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन का टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन ने समझा था। उसके बाद में अपन कुछ देखेंगे। सबसे पहले अपन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इधर देखो आप, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जैसे अपन बोलते हैं ना, मौसम आज ठंडा है, मौसम गर्म है। कल मैंने दोनों शब्दों के अर्थ भी आपको बताए थे। मौसम है ये मैक्सिमम टाइम 24 घंटा होता है, इसलिए चेंज होता रहता है। इसकी जो समय सीमा है वो 24 आवर है। और जो जलवायु है, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तब में उसकी जो समय सीमा है वो पहले 39 से लगभग 45 ईयर थी। क्या ईयर? लेकिन अभी हाल ही में आंकड़े चेंज हुए हैं और इसको घटाकर 19 ईयर कर दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने अभी इसको घटाकर 19 ईयर किया है। तो देखो, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की और पोस्ट नाम लिखा था 19 ईयर। करेक्ट डाटा है, हाल ही में चेंज हुआ है। अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, जो आपकी बुक चल रही है ना, ये फाइनल ईयर में, तो उसमें आपको ये डाटा 19 वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी चेंज हुआ है। तो उसमें ये मिलेगा आपको 39 से 45 ईयर। मौसमी दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि के औसत से होता है। जैसे देखो, तापमान है वो जलवायु कैसे प्रभावित करता है। कल आपको मैंने बताया था, तापमान का फैक्टर यूं काम करेगा, जैसे सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर सीधी बढ़ रही है। सूर्य की जहाँ पर भी किरणें हैं वो सीधी बढ़ेगी, वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? अधिक। टेम्परेचर क्या होगा? अधिक। समझो आप इस चीज को। अब यहाँ तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम। वायुदाब कम होने का रीजन क्या है? जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ वायु है वो फैलेगी, गर्म होगी, और फैलने के बाद वो हल्की होकर ऊपर उठेगी। अब यहाँ से वायु है वो ऊपर उठ गई तो वायुदाब क्या हुआ? इस क्षेत्र में वायुदाब निम्न हुआ। ये फैक्टर तो मैंने आपको लिखा है, पहला तापमान, सेकंड वायुदाब। अब वायुदाब कम हो गया तो पवनों का एक नियम है। पवनों का क्या है? उच्च वायुदाब से, देखो इसमें नियम की क्या बात है? जहां उच्च वायुदाब मतलब कि यहाँ पर वायु है अधिक मात्रा में, और उधर रिक्त स्थान है, वायुदाब कम है उस साइड, तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। किधर से किधर? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। और जब पवनें चलेंगी तो वो जहाँ उसको जल मिलेगा वहां से आर्द्रता ग्रहण करेंगी और दूसरे स्थान पर वर्षा करेंगी। तो इससे जलवायु प्रभावित होती है। सेकंड और रो में लिखो, मौसम जल्दी बदलता है। जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 19 वर्ष अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। नेक्स्ट रो में लिखो, भारतीय उपमहाद्वीपीय जलवायु को उष्ण मानसूनी प्रकार की, कल मैंने आपको बताया था, अक्षांश के कारण आपको मैंने बताया कि 0 डिग्री
से भारत कितनी दूरी पर, मात्र 8 डिग्री दूरी है, 876 किलोमीटर की दूरी है। और जो उष्ण जो कटिबंध है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 23.5 तक, तो अधिक है वो उसी में है। इस कारण ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आता है। उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। अर्थात मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आकर, मानसूनी हवाएं भी आपको बताता हूँ, देखो एक लाइन आप, अर्थात मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आकर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एक विशिष्ट प्रकार के जलवायु क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। देखो संपूर्ण गलों पर पौने हैं 3 ही प्रकार, पौनों के क्या कितने प्रकार हैं, 3 ही प्रकार हैं। कौन कौन से हुई? सिंपल शब्दों में पहली स्थायी पौने, कौन सी? स्थायी पौने। दूसरी स्थानीय पौने, और तीसरी पौने हैं ये, तीसरी अपने जो ऑफर पड़ेंगी मानसूनी पौने। अब देखो जो स्थायी पौने हैं वो ग्लोब, इसको भूमंडलीय पौने भी बोलते हैं। स्थायी पौने हैं वो ग्लोब पर स्थायी हैं। 3 ही प्रकार के पौने हैं, वो हमेशा लाइफ टाइम, किसी एक साल नहीं, हमेशा लाइफ टाइम एक ही दिशा में चलती है। जिस दिशा में चलती है ना उसी दिशा में चलती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखो, ये ग्लोब है, यहाँ कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, और यहाँ है कर्क रेखा, ठीक है, और यहाँ पर ये है वायुदाब पट्टी। समझना आप इस चीज को, 0 से 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, और यहाँ पर 23.5 डिग्री। तो जो ये क्षेत्र है ना 23.5 से 0 के बीच का, यहाँ कौन सी पौने चलती है? व्यापारिक पौने। और इससे ऊपर है शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ, कौन सी पौने? पछुआ पौने। और ध्रुवीय है यहाँ पर ध्रुवीय पौने। अब देखो हम जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी? ये निम्न वायुदाब की पट्टी है, ये उच्च वायुदाब की पट्टी है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, और इसकी दिशा जो चेंज हुई है वो एक फेरेल का नियम है। देखो फेरेल ने नियम दिया था, इसका रीजन तो मैं आपको बताऊंगा। फेरेल ने एक नियम दिया था कि जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी ना, तो वो अपनी जिस जैसे पवनें कैसे चल रही उत्तरी गोलार्ध में, तो वो अपनी दिशा के दाहिनी तरफ उड़ जाती है, अपनी दिशा के दाहिनी तरफ उड़ती है। तो ये पौने जैसे जैसे चल रही है तो फेरेल के नियम के अनुसार ये दाहिनी ओर उड़ी है। तो पौनों की दिशा कौन सी हुई? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने दक्षिण यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, और ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही चलेगी। रीजन क्या है? कि पौने कौन सी स्थायी पौने, ग्लोब पर 3 प्रकार की स्थायी पौने हैं, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने, ठीक है। और ये फेरेल का नियम, फेरेल ने सिर्फ नियम दिया था, इसका रीजन क्या है? पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, पृथ्वी घूमती है, उसकी वजह से पौनों में ये डेटा बनाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो दाहिनी ओर उड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में पौने हैं वो अपनी दिशा के बाईं ओर उड़ जाती है, अपनी दिशा के बाईं ओर उड़ जाती है। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में ये पौने चलेंगी तो अपनी दिशा के बाईं ओर उड़ेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने हैं उनकी दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये इसकी दिशा होगी। तो ये तो स्थायी पौने। दूसरी स्थानीय पौने। स्थानीय पौने स्थान विशेष की विशेषता लेकर वहाँ वो उस निश्चित समय में चलती है, जैसे ऋतु के हिसाब से। जैसे अपने राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु में एक पवन है लू, गर्म पवन है जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है, जैसे लू है, झिनुक है, फोन है। तो ये पौने हैं वो उनको क्या कहते हैं? अपने स्थानीय पौने। अब है मानसूनी पौने। मानसूनी पौने हैं एक वर्ष में 2 बार चेंज होती है, 2
बार चेंज होती है, एक बार तो स्थल से समुद्र की ओर, एक बार समुद्र से स्थल की ओर। तो जो ये मानसूनी पवनें हैं इनके प्रभाव में भारत के संदर्भ में जो जलवायु बढ़ेगी वो अपने मानसूनी पवनों के संदर्भ में बढ़ेगी। आगे आप देखो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें पहला लिखो कि कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहले लिखो, पहला लिखो समुद्र तल से ऊंचाई। पहला समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखो जहां ये ऊंचाई शब्द आ रहा है वहां एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। देखो इसमें सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। इसी कारण हिमालय के उच्च ढालों पर, हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। सेकंड रो में लिखो, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण, ग्रीष्मकालीन और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान मसूरी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, इनकी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। मसूरी में 24 डिग्री टेम्परेचर और देहरादून में 32 डिग्री टेम्परेचर और अंबाला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्योंकि अंबाला का क्षेत्र है वो तो मैदानी है और मसूरी है उसका क्षेत्र क्या है, पर्वतीय है। ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये तीनों स्थित हैं एक अक्षांश के ऊपर उत्तर में। सेकंड रीजन लिखो, समुद्र से दूरी। सेकंड, पहला समुद्र तल से ऊंचाई, सेकंड समुद्र से दूरी। अब देखो ये कार्य कैसे प्रभावित करता है समुद्र तल से, समुद्र से दूरी। देखो समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की पवनें उससे आर्द्रता लेती है और आर्द्रता लेने के बाद वहाँ का जो वायुमंडल है वो उष्ण बना रहता है। और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जलवायु में आपको विषमता देखने को मिलेगी। देखो इसमें समुद्र तट पर स्थित नगरों में तापांतर, समुद्र तट पर स्थित नगरों में तापांतर अति न्यून रहता है या अति न्यून रहता है। तापांतर मतलब ताप का अंतर, यानी जैसे मरुस्थल है यहाँ पर क्या होता है, दिन में टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री है, नाइट में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये होता है तो तापांतर कितना होगा, 20 डिग्री का तापांतर यहाँ पर मरुस्थल में देखने को मिल जाता है। लेकिन समुद्र है अगर आस पास जलीय अवस्था है तो वहाँ पर क्या होता है, दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री तो नाइट में लास्ट गिरेगा ना तो 18 डिग्री। वो समुद्र है टेम्परेचर को उष्ण बना देता है, उस कारण वहाँ पर तापांतर कितना हुआ, यहाँ पर तापांतर कितना देखने को मिला, मात्र 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये अंतर कम देखने को मिलता है। तापांतर अति न्यून रहता है तथा जलवायु नम रहती है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है,
वैसे 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 विषमता अर्थात तापांतर एवं शुष्कता बढ़ती जाती है। तापांतर एवं शुष्कता बढ़ती जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। जबकि जैसलमेर में यह औसत घटते घटते 5 सेंटीमीटर रह जाता है। घटते घटते 5 सेंटीमीटर रह जाता है। अगले को भूमध्य रेखा से दूरी। अगला भूमध्य रेखा से दूरी या फिर अक्षांशीय स्थिति। मतलब भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। देखो ये भूमध्य रेखा है, कौन सी 0 डिग्री। यहाँ पर तापमान में आपको क्या बताएगा, सर्वाधिक रहता है। तापमान अधिक रहेगा तो क्या है, वर्षा भी अधिक होगी। क्योंकि यहाँ पर तो जलीय भाग है ना, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो जल कहीं है ही नहीं। तो अगर गर्म वायु है वो भी अंदर तक ग्रहण कहाँ से करेगी। लेकिन भूमध्य रेखा है, यहाँ पर है समुद्र, तब टेम्परेचर अधिक रहता है तो गर्म वायु आर्द्रता अधिक ग्रहण करेगी, आर्द्रता बढ़ेगी और फिर यहाँ पर वर्षा भी बढ़ेगी। यहाँ पर वर्षा होती है तो सर्वाधिक वर्षा होती है भूमध्य रेखा के ऊपर। और इस जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो जलवायु भी आपको विषम देखने को मिलेगी। देखो इसमें बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आती जाती है। क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। सेकंड रो में लिखो, इसी कारण हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। क्योंकि इस साइड तो तापमान है वही ज़्यादा है और उस साइड तापमान कम है। हिम रेखा की ऊंचाई वहाँ पर नीचे तक जमी हुई है। दक्षिण ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, किंतु तिब्बत की ओर उत्तरी ढालों पर इसकी ऊंचाई कम है। करक रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। अतः उत्तरी भाग शीतोष्ण प्रदेश में तथा दक्षिणी भारत उष्ण प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। अगला लिखो पर्वतों की स्थिति। देखो यहाँ 2 शब्द आते हैं। एक तो अगला पॉइंट आप लिख दो, कौन सा पॉइंट है, चौथा। पर्वतों की स्थिति, एक तो है पर्वतों की स्थिति, सेकंड है पर्वतों की दिशा। अब देखो आप जैसे अपन बात करें
ये पश्चिमी शाहती पर्वत है, ये पश्चिमी शाहती पर्वत है। ये तो बात कर रहा हूँ पर्वतों की स्थिति की, ये तो बात कर रहा हूँ पर्वतों की स्थिति की। अब यहाँ पर जो हिंद महासागर से, यहाँ हिंद महासागर से वायु है वो आर्द्रता ले लेती है और उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ेगी, उन्हें अपने ये वैसे मौसमी पौने हैं, इन पर प्रभाव नहीं होगा चीजों का। अब ये पौने इधर से दाहिनी साइड मुड़कर उत्तरी गोलार्ध में पौने अपनी दिशा के दाहिनी ओर मुड़ती है, तो ये पौने ऐसे कर रही है, तो ये दाहिनी ओर मुड़ेगी। अब पौने इधर से निकल गई, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है, पश्चिमी शाहती पर्वत, इसे टकराएंगी और बढ़िया पर्वत की वर्षा करेगी, बढ़िया पर्वत की वर्षा करेगी। सेकंड यही चीज देखो आप, जो ये पौने यहाँ से प्राप्त और नर्मदा घाटी से आगे निकल जाती है और यहाँ पर बढ़िया वर्षा करती है। लेकिन यहाँ देखना आप, जब ये पौने राजस्थान में यहाँ आएंगी, यहाँ गुजरात के पास से जब राजस्थान से निकलेगी तो अरावली की स्थिति है ऐसे, अरावली की स्थिति है ऐसे ऐसे, तब अरावली है उनको रोक नहीं पाएगी, और जो ये पौने हैं वो अरावली के समानांतर हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे, तो बहुत ही कम वर्षा होगी। यहाँ तो ये जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ तो फिर भी वर्षा हो जाएगी, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर गर्मी में यहाँ की एक स्थानीय पवन है लू, स्थानीय पवन है लू, वो पवनों को वापस गर्म कर देती है और पवने ऊपर उठ जाती हैं, जिससे पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल भी अरब सागरीय जो शाखा है उससे पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल भी बरसात नहीं होती। उसका रीजन क्या है, अरावली की दिशा। तो सबसे आप देखो, पहले देखो पर्वतों की स्थिति, इसमें लिखो दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट समकोण पर होने के कारण, समकोण पर होने के कारण इसके पश्चिमी ढालों पर, इसके पश्चिमी ढालों पर प्रचुर वर्षा होती है, पश्चिमी ढालों पर प्रचुर वर्षा होती है। जबकि जबकि इसके विपरीत ढाल, जबकि इसके विपरीत ढाल एवं प्रायद्वीपीय पठार, एवं प्रायद्वीपीय पठार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के, दक्षिण पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इधर वाला क्षेत्र है ये, मैंने आपको बताया इधर वो तेलंगाना वाला, वो इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। मतलब ये पर्वत है, वो जैसे ये पर्वत है तो पौने इस साइड टकराई होगी, इधर वर्षा होगी, ये वृष्टि छाया क्षेत्र वाला इधर रहेगा, इस साइड बरसात नहीं होगी। वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है। अगला पॉइंट देखो, पर्वतों की दिशा, पर्वतों की दिशा। हिमालय पर्वत की स्थिति व दिशा के कारण, हिमालय पर्वत की स्थिति व दिशा के कारण भारत की जलवायु सौम्य है या उपयुक्त है, भारत की जलवायु सौम्य है। रीजन हिमालय पर्वत है, साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं हमको रोकता है। हिमालय साइबेरियाई ठंडी पवनों से, साइबेरियाई ठंडी पवनों से हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। साथ ही ग्रीष्मकालीन मानसून को रोककर, ग्रीष्मकालीन मानसून को रोककर भारत में ही वर्षा करने के लिए बाध्य, भारत में ही वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखो, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का यह कारण भी है कि, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का एक कारण यह भी है कि अरावली श्रेणी की दिशा, अरावली श्रेणी की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। अतः यह पवनों के मार्ग में, अतः यह पवनों के मार्ग में अवरोध
उपस्थित नहीं करती, अवरोध उपस्थित नहीं करती। नेक्स्ट देखो पवनों की दिशा, पवनों की दिशा मतलब पवनों की दिशा 500 पॉइंट, पवनों की, ये तो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है। देखो भाई जैसे सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा पर, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर आती है, तब भाई ये तिब्बत का पठार है वो तपता है और एक ही रेगिस्तान, इसके कारण यहाँ पर वायुदाब क्या होगा निम्न। अभी इसी बात को भारत में समझो, भारत के अंदर से खुदाई क्या करेगा, देखो भारत में यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है 3.5 डिग्री, तब यहाँ पर जब निम्न वायुदाब होगा तब भी तो हिंद महासागर से जो ये पवने हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। जब इस साइड जब पवने चलेंगी तब तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस साइड जब पवने चली तब संपूर्ण भारत में वर्षा होगी, पवनों की दिशा। लेकिन अब सेकेंड जब ये सर्दियों का मानसून आता है ना वापस, यहाँ पर उसको बोलते हैं लौटता मानसून, तब पवने यहाँ पर क्या है, जब सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर आता है, भूमध्य रेखा से वक्र रेखा पर जब जाता है तो इस साइड क्या होता है, तापमान है वो निम्न की साइड हो जाता है, इधर क्या तापमान उच्च हो जाता है और अपने इधर सर्दियां आ जाती है। तो पवने क्या है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। जब पवने ऐसे चलना शुरू होगी तब यहाँ पर समुद्र वगैरह कुछ नहीं है, पवनों को आर्द्रता नहीं मिलेगी, आर्द्रता नहीं मिलेगी, तब यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाएगी। तो सर्दियों का मानसून है वो अपने संपूर्ण भारत में वर्षा नहीं करता, एकमात्र यहाँ तमिलनाडु में करता है, वो बंगाली खाड़ी से हमें आर्द्रता ले लेती है और मात्र तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसमें देखो आप पवनों की दिशा, ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण उष्ण व आर्द्र होते हैं, उष्ण व आर्द्र होते हैं, अतः वर्षा करते हैं, शरदकालीन मानसून, शरदकालीन मानसून स्थलीय व शीत क्षेत्रों में चलते हैं, स्थलीय व शीत क्षेत्रों से चलते हैं, अतः सामान्यतः शीत व शुष्कता लाते हैं, सामान्यतः शीत व शुष्कता लाते हैं। अगला लिखो उच्च स्तरीय वायु संचरण, उच्च स्तरीय वायु संचरण। अभी तो आप इसको प्रोसेस लिख लो, आपको ये जलवायु लास्ट में लिखूंगा आपको जेट स्ट्रीम है लगभग अपने वायुमंडल में लगभग ऊपर का मामला है, ऊपर का मतलब 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई की बात कर रहा है। और जो ये पवन है वो चलके पश्चिम से पूर्व, ऐसे पवन ऐसे प्रदेश का होता है, तो ये नीचे की पवनों को भी साथ जाता है, इसके कारण भारत का मानसून प्रभावित होता है। इसे लिखो उच्च स्तरीय वायु संचरण। भारत की जलवायु मानसूनी होने से काफी हद तक क्षोभमंडल की गतिविधियों से प्रभावित होती है, गतिविधियों से प्रभावित होती है, जैसे जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ। जो सर्दियों में जो वर्षा होती है मावठ, अपने राजस्थान में जो वर्षा होती है सर्दियों की, जो भी जनवरी फरवरी के महीने में, उसका बोलते हैं मावठ, और उसकी वजह यही है पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है। मानसून से इसका सीधा संबंध कोई नहीं होता। अगला लिखो बेटा जल व स्थल का वितरण। इसमें लिखो दक्षिण में तीनों और हिंद महासागर, दक्षिण में तीनों और हिंद महासागर व उत्तर में नॉर्थ में
हिमालय की अवस्थिति से वायुदाब व तापमान की भिन्नता पैदा होती है जो मानसून के उत्क्रमण का कारण बनती है। लास्ट पढ़ेंगे तो अन्य कारक और इसमें वानस्पतिक आवरण, मेघाच्छादन की मात्रा, समुद्र की धाराएं भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अब अपन देखें कल ग्रीष्मकालीन है, वर्षा ऋतु है, रज ऋतु है, शीत ऋतु है, इसके बारे में आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।